and welcome back to Pooja Bhatia classes. So in the YouTube lecture sessions जो हम यहाँ पर ले रहे हैं SST वाले segment में, we people have already began with the chapter Nationalism in India, which is chapter 2 of class 10th history books. हम जो भी यहाँ पे टॉपिक करते हैं that is from NCERT, तो उस पर्सपेक्टिव से आप निश्चिंत हो सकते हैं कि कुछ एडिटिव या कुछ कम चीज पढ़ाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी है दैट इज फ्रॉम दी एनसीईआरटी, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड वर्ड तक। ओके, ऑब्वियसली कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो थोड़े से इजियर लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, बट अदर देन दैट सभी कुछ बेसिकली द इंफॉर्मेशन इज एग्जैक्टली फ्रॉम दी एनसीईआरटी। तो आ जाते हैं सीधा सीधा टॉपिक पर। टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे इस चैप्टर से रिलेटेड वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम लोगों ने शुरू किया था, जो कि गांधी जी का आइडिया था। नॉन वायलेंस पे चलना था, सत्याग्रह परफॉर्म करना था, मारपीट कहीं नहीं करनी थी। सिटीज में शुरू हुआ था, बहुत अच्छे लेवल पे शुरू हुआ था, लेकिन बहुत जल्दी वो फ्लॉप भी हो गया। ऐसे ही अवध के अंदर शुरू हुआ था, लेकिन वहां पर भी धीरे धीरे सिचुएशन वायलेंट हो गई। सिमिलरली दिस पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो स्टार्टेड इन गुड्डम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, बट वहां पर भी सिचुएशन थोड़ी सी गर्मा गई, यानी कि सब कुछ वायलेंट ही हो गया। इनफैक्ट वहां के जो लीडर थे उन्होंने तो वायलेंस को ही रियल ट्रिक बताया टू विन द प्रोटेस्ट। नाउ वी पीपल आर डूइंग द लास्ट टॉपिक ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द विलेज एरिया ऑफ असम। यहां पर असम के अंदर क्या था, हम सभी जानते हैं। असम किस चीज के लिए ज्यादा फेमस है? राइनोसोरस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट तो है ही, बट साथ में ही असम फेमस है अपने बहुत ही घने प्यारे दूर दूर तक फैले हुए टी गार्डन्स के लिए। एंड ये टी प्लांटेशन एक्चुअली ब्रिटिश ने ही तो इंट्रोड्यूस करवाई थी। प्लांटेशन का सारा आइडिया ही यूजुअली ब्रिटिश का ही रहता था। तो असम के अंदर उन लोगों ने टी प्लांटेशन को इंट्रोड्यूस करवाया। असम इज द परफेक्ट स्पॉट टू ग्रो द बेस्ट क्वालिटी टी, एंड हम सभी जानते हैं कि असम की वजह से ही, इनफैक्ट और भी एरियाज हैं, बट असम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया वेयर द टी इज ग्रोन। ओके, सो यहां पर क्योंकि टी उगानी थी तो ब्रिटिश के लोगों को जंगलों को काटना पड़ा। जंगल में रहते थे ट्राइबल पीपल, साथ ही साथ वहां के कुछ इलाकों में रहते थे लोकल एसमीज पीपल। अब ब्रिटिश को अपना एरिया क्लीन चाहिए था ताकि वो लोग प्लांटेशन कर सके। देखिए, प्लांटेशन के बारे में क्या है ना, प्लांटेशन एक ऐसा सिस्टम है जो कि बहुत बड़े लैंड पे किया जाता है। प्लांटेशन में जो तरीका होता है क्रॉप्स को उगाने का, वो होता है टू प्लांट देम इन स्ट्रेट रोज, सीधी सीधी लाइनों में, एक प्रॉपर पैटर्न में सारे के सारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। दिस इज द साइंटिफिक मेथड, और उनकी ग्रोथ को मॉनिटर किया जाता है। तो यही चीज यहां असम में भी करी गई, बट उन्हें बहुत बड़ा एरिया क्या चाहिए था? एम्प्टी, वेकेंट करवाना था। सो व्हाट द ब्रिटिश केम अप विद वाज द 1859 इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या है? ये एक ऐसा एक्ट है जिसके जरिए ये बोला गया कि जो एरिया ब्रिटिश के लोगों ने एम्प्टी करवाया है, खाली करवाया है, ठीक है, वहां से जंगल काट दिए, ट्राइबल्स को भगा दिया, विलेजेस को अपने अंडर कर लिया, लोकल एसमीज पीपल एंड पीजेंट्स को भगा दिया वहां से, तो उस एरिया में ब्रिटिश परमिशन के बिना जाना मना है। और जो भी इंसान ब्रिटिश परमिशन के बिना, विदाउट द ब्रिटिश परमिशन, वुड एंटर सच अ प्रेमिस विल बी अरेस्टेड एंड ट्रायल भी किया जाएगा, यानी कि विल बी ट्राइड आउट बाय द कोर्ट, उसे सजा भी हो सकती है। तो इस एक्ट के अंडर ब्रिटिश की परमिशन टू एंटर सच एरियाज वाज कंपल्सरी। यहां तक कि ब्रिटिश क्या करते थे, अब हम सब जानते हैं, ट्राइबल लोगों को, इनफैक्ट पीजेंट्स को भी अपनी जमीन से बहुत प्यार होता है। जो हमारी लैंड होती है दैट गिव्स अस द मदरली फील। तो अब ये जो ट्राइबल लोग थे और ये जो पीजेंट्स थे, दे वांटेड टू विजिट देयर मदरलैंड। वो नहीं चाहते थे कि हम हमारी मातृभूमि को छोड़ दें। यार, हम वहां पैदा हुए हैं, वो हमारे बाप दादाओं की जमीन है, हम कैसे छोड़कर चले जाएं उसको। तो ब्रिटिश क्या करते थे, वो इन्हें अंदर एंट्री तो करने देते थे, लेकिन उसकी एक शर्त होती थी, और वो ये होती थी कि हमारे लिए आप अब फ्री में काम कीजिए, इन जंगलों के बीच में से आप हमें लकड़ियां उठा के दीजिए, यहाँ के लॉग्स को फ्री में ट्रांसफर कीजिए। तो बेसिकली उनसे मुफ्त में काम भी करवा लेते थे। तो ब्रिटिश का ये जो क्रूअल बिहेवियर था,
ये ट्राइबल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं था. दे वर टोटली नॉट सेटिस्फाइड या डिससैटिस्फाइड भी बोल सकते हैं. ट्राइबल्स वर डिससैटिस्फाइड विद द ब्रिटिश बिहेवियर, स्पेशली दिस एक्ट. और वो चाहते थे कि वो खुले में अपनी मर्जी से अपने लैंड को विजिट करें, क्योंकि ये हमारी जमीन है, अंग्रेजों की नहीं है. अब इसी दौरान जनवरी 1921 में एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू हो गया था. इस मूवमेंट के बारे में यहाँ के पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स को पता चला, तो उन्हें लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है. गांधी जी जो हैं वो स्वराज की बात करते हैं, अपने राज की बात करते हैं, तो बस हम लोग भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं. तो प्लांटेशन ट्राइबल, यही ट्राइबल लोग जिन्हें उनके लैंड से निकाला गया, और यही ट्राइबल लोग वहां पे वर्कर की तरह काम करते थे, अपने लैंड के ऊपर ब्रिटिश के लिए काम करते थे. तो यहां इन लोगों ने अपने आप को मूवमेंट से जोड़ लिया. यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए ये आता भी है ये पार्ट. यहां पर एक अलग नारा निकाला गया, एक अलग स्लोगन दिया गया. यहां के लोग जब भी प्रोटेस्ट करते थे ये नारा जरूर देते थे, जो कि था स्वतंत्र भारत, यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया. इन लोगों को पूरी उम्मीद थी कि ये मूवमेंट यहां तक नहीं रुकेगा, सिर्फ कोऑपरेशन खत्म नहीं करेगा, ये ब्रिटिश राज को इंडिया से हमेशा के लिए खत्म कर देगा. तो ये इनका नारा था. ओके, तो ये मैंने यहां पर एक्चुअली शॉर्ट में ये पूरा टॉपिक क्या एक्सप्लेन करता है वो लिख दिया है. ये टॉपिक काफी इजी है, और अब हम इस टॉपिक को पॉइंट वाइज करेंगे, इवेंट बाय इवेंट, कि क्या क्या टर्न बाय टर्न हो रहा था, एंड व्हाट वाज हैपनिंग इन असम, एंड हाउ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कंडक्टेड. ओके, सो कमिंग बैक, जो भी हमने अभी तक समझा है उन्हीं को हम लोग डिटेल आउट कर रहे हैं, उसी नॉलेज को हम डिटेल में लिख रहे हैं, सो दैट आप आंसर फॉर्म भी कर पाएं और डिटेल्स को भी आप एब्जॉर्ब कर पाएं. सो हियर द फर्स्ट पॉइंट सेज, प्लांटेशन वर्कर्स ऑफ असम, उन्हीं के लिए फ्रीडम का मतलब था अपने लैंड पर अपनी मर्जी से घूम पाना, मूव कर पाना. Freedom meant right to move freely on their land. These people were restricted to visit the plantation lands. वो लैंड जो ब्रिटिश ने इन्हीं लोगों से ले लिया था और उस पे अपनी प्लांटेशंस उगा दी थी, तो उस लैंड पर जाना कंप्लीटली मना था, विदाउट परमिशंस. And such guidelines were mentioned in the Inland Emigration Act of 1859. तो ये गाइडलाइन कहां से मिली थी कि ब्रिटिश अपनी मन मर्जी से बिना परमिट के किसी को नहीं आने देंगे, और अगर कोई बिना परमिट के आ गया तो उसे अरेस्ट कर लेंगे. ये इस एक्ट के अंदर गिवन था. इस एक्ट के बारे में भी मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है. अंडर दिस एक्ट प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन. एंट्री भी नहीं है, एग्जिट भी नहीं है, यानी कि वो इनसे फ्री में काम करवाते थे. अपनी मर्जी से तुम अपने लैंड को छोड़ के नहीं जा सकते, अपनी मर्जी से विजिट नहीं कर सकते. एक बार ब्रिटिश ने तुम्हें अंदर घुसा दिया तो बस अब तुम्हें ब्रिटिश के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा. एंड इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशंस. ब्रिटिश कभी उन्हें, ऑब्वियसली वो उनसे फ्री में काम करवा रहे हैं तो उन्हें वो इतनी आजादी से, इतनी आसानी से आजादी तो देंगे नहीं, उन्हें जाने नहीं देंगे. तो वो यही चीज यहां पर कर रहे थे. मूविंग ऑन, अब जब गांधी जी पर इतना भरोसा हो ही गया है तो ये जो लोग थे जो यहाँ प्लांटेशन में काम करते थे, इन लोगों को यहां पर एक तरीके से बंदी बना रखा था. ये अपने घर भी नहीं जा पाते थे. जिस गांव में ये रह रहे हैं उस टाइम पर, ये वहां पर भी विजिट नहीं कर पाते थे. तो इन लोगों को लगा कि गांधी जी के आने से अब क्या होगा, हम लोगों को काम और जमीनें वापस मिल जाएंगी, हमें काम हमारे गांव में ही मिल जाएगा और हमें नई जमीनें मिल जाएंगी, हम वहीं पे खेती कर पाएंगे, हमें ब्रिटिश के प्लांटेशन फील्ड में काम करने की कोई जरूरत नहीं है. तो मूवमेंट का साथ देने के लिए प्लांटेशन वर्कर्स ने एनसीएम को ज्वाइन कर लिया. उन्हें पूरा यकीन था कि इस मूवमेंट की मदद से उन्हें उनके राइट्स जो ड्यू हैं, यानी कि उन्हें कभी नहीं मिले, वो उन्हें वापस मिल जाने वाले हैं. वर्कर्स ने काम करना बंद कर दिया ब्रिटिश की प्लांटेशन फील्ड पर, और उन्होंने फील्ड्स तुरंत ही त्याग दी. इसके बाद उन्हें यह भी भरोसा था कि गांधी जी आ गए हैं तो अब सभी को अपनी जो जमीनें हैं वो मिल जाएंगी, अपने गांव के अंदर ही जमीनें मिल जाएंगी, सब खुशी से रह पाएंगे, ब्रिटिश के प्लांटेशन फील्ड्स में जाने की कोई जरूरत नहीं है. दीज वर्कर नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन. अब ये लोग फील्ड को छोड़कर तो निकल गए थे, बट ये कभी भी
घर की तरफ नहीं पहुंच पाए, रादर रास्ते में एक और जगह रेलवे स्टेशन की रेलवे पर स्ट्राइक करी जा रही थी ब्रिटिश को रोकने के लिए, और वहां पर जो थे, क्योंकि रेलवे के काम में दखलंदाजी थी और रेलवे भी ब्रिटिश के अंडर आती थी, उन्होंने ही चलाई थी, तो वहां पर एक्चुअली पुलिस ने लाठी चार्ज किया। तो लाठी चार्ज में ये जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, इन लोगों के ऊपर भी लाठी चार्ज कर दी गई। दे वर ब्रूटली बीटन अप बाय दी पुलिस। अब जो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कांग्रेस ने जब ये मूवमेंट शुरू हुआ था नॉन कोऑपरेशन, तब इस मूवमेंट का अल्टीमेट गोल क्या है, हम क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वराज तो बोल दिया, बट स्वराज एट व्हाट लेवल, तो किसी को भी क्लैरिफिकेशन नहीं था कि अल्टीमेट गोल है क्या इस मूवमेंट का। इस वजह से हर रीजन के लोगों ने स्वराज का अपना अलग ही मतलब निकाला। Congress never really defined the goal of movement. Subsequently, every region understood the meaning of Swaraj differently. हम यहां की बात करें असम की, तो ट्राइब जो थे उन लोगों को अपना लैंड वापस चाहिए था, जहां पर ब्रिटिश ने अब अपना प्लांटेशन फील्ड खोल रखा है, और इसी के साथ प्लांटेशन वर्कर्स जिन्हें घर जाने की परमिट नहीं मिलती थी, उन्हें बंधी बनाकर काम करवाया जाता था, उन्हें आजादी चाहिए थी इस काम से, इस लाइफ से। Tribals chanted Gandhiji's name and they raised the slogan of स्वतंत्र भारत। सो ये जो स्लोगन है ये काफी दफा 1 मार्कर पार्ट में आता है, सो इसे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ऑल्सो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इट्स ईयर, दैट इज 1859। यहां पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे हुआ, क्या क्या उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया, किस एरिया के लोगों ने क्या परफॉर्म किया, किस तरीके से प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया, ये सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। अब बात आती है कि अगर 1921 में ही इतना अच्छा मूवमेंट चल रहा था, तो फिर हमें आजादी इतने टाइम बाद क्यों मिली। इससे हमें ये क्लियरली पता चलता है कि ये मूवमेंट फेल हो गया था। तो अब हम इस मूवमेंट का फेलियर देखने वाले हैं, जिसके बाद ये मूवमेंट अल्टीमेटली विड्रॉ करवा लिया गया। अभी तक आप ये बात तो जरूर समझ चुके होंगे कि ये मूवमेंट जहां जहां पर भी किया गया और जो जो भी फेमस एरिया स्पेसिफिकली हम लोगों ने पढ़े हैं, वहां पर ये मूवमेंट सब्सिक्वेंटली वायलेंट हो गया था, जबकि गांधी जी नॉन वायलेंस चाहते थे। तो ऐसा ही एक और एरिया है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज चौरी चौरा मूवमेंट। चौरी चौरा मूवमेंट के अंदर भी गांधी जी चाहते थे कि वायलेंस ना हो, और वहां पर इंडियंस प्रोटेस्ट कर रहे थे मार्केट के अंदर। दुकानें बंद थी एज यूजुअल, क्योंकि गांधी जी ने कहा था काम पर नहीं जाना है, तो कोई काम पर नहीं गया। और वहां पर कुछ सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई कि इंडियंस जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, और ब्रिटिश पास ही में एक पुलिस चौकी थी, तो उनके पुलिस स्टेशन और इंडियंस जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इंडियन प्रोटेस्टर्स, उनके बीच में काफी तगड़ी जंग छिड़ गई। अब हुआ क्या, इंडियंस ने गुस्से में उस पुलिस चौकी में ही आग लगा दी, काफी ब्रिटिश ऑफिशियल्स जलकर मर गए। इसी के गुस्से में गुस्सा निकालने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स ने भी खूब लाठीचार्ज चलाई, गोलियां मारी, और अब जब वो लोग मार रहे हैं तो फिर इंडियन प्रोटेस्टर्स भी कम नहीं थे, वो भी लड़ने लग गए, और यहां पर बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई। इस पीसफुल प्रोटेस्ट को वायलेंट कर दिया गया फ्रॉम बोथ दी साइड्स। ब्रिटिश ने भी इसमें रोल प्ले किया, ब्रिटिश पुलिस चौकी ने, एंड इंडियन प्रोटेस्टर्स ने भी। गांधी जी को बहुत बुरा लगा कि मेरा आइडिया शायद अभी भी लोगों की समझ में नहीं आया है, शायद लोग नॉन वायलेंस को अडेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। एंड ड्यू टू दिस रीजन, क्योंकि बहुत सारी और भी जगह पर ये मूवमेंट वायलेंट हो रहा था, और चौरी चौरा तो बहुत ही मैसिव सिचुएशन रहा, तो चौरी चौरा के इंसिडेंट के बाद ही विद इमीडिएट इफेक्ट गांधी जी ने मना कर दिया कि अब मेरे नाम के अंडर NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं चलाया जाएगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद एंड पर आ गया, हॉल्ट पर आ गया, उसे विड्रॉ करवा लिया गया। और उसके बाद गांधी जी ने अपना जो टाइम है वो डिवोट किया दूसरी चीजों को समझने में, कि लोगों को किस तरीके से बताया जाए कि यार नॉन वायलेंस इज द बेस्ट वे टू प्रोटेस्ट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड ये लास्ट टॉपिक है, यानी कि हम लोगों ने ये समझा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पहले तो क्या होता है,
फिर हमने समझा था कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फॉलो करने के लिए क्या क्या स्टेजेस बताए थे। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शहरों में कैसे हुआ, शहरों में फेल कैसे हुआ, विलेजेस में कैसे हुआ, विलेजेस में फेल कैसे हुआ, एंड विलेजेस के अंदर हमने 3 डिफरेंट रीजन्स के बारे में पढ़ा था। वन वाज अवध, that is in UP, and then we studied about Guddam Hills of Andhra Pradesh, and lastly we did the Assam plantation situation. Now आज जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं that is related to withdrawal, यानी कि NCM खत्म कर दिया गया। तो आप सभी को याद होगा NCM शुरू कब हुआ था। NCM स्टार्ट हुआ था जनवरी 1921 में, और यहां पर आप देख सकते हो एंड कब हुआ है, February 1922, यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल की मूवमेंट थी। ये NCM का टाइमलाइन है, दिस इज द टाइम पीरियड। ओके, NCM was getting violent in many regions of India। सबसे पहले तो ये तो बहुत सारी जगह पर वायलेंट हो ही चुका था। अवध में हुआ, देन आप लोगों को मालूम है कि इवन गुड्डम हिल्स में तो ऑलरेडी वायलेंट ही था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स गांधी जी को दिख रही थी, जिसकी वजह से वो वैसे ही अनहैप्पी हो चुके थे इस मूवमेंट के अंदर। इस मूवमेंट को लेके वो काफी ज्यादा पॉजिटिव अप फील नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट, स्पेशली आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट, गांधी जी विड्रू द मूवमेंट। अब चौरी चौरा इंसिडेंट के एकदम बाद, तुरंत बाद ये मूवमेंट को कंप्लीटली कैंसिल कर दिया गया। चौरी चौरा इज इन यूपी, where on 22nd February 1922 a peaceful protest was going on। genuinely गांधी जी के आइडिया के मुताबिक ही ये प्रोटेस्ट चल रहा था, बट अचानक कुछ ऐसा हो गया कि लेटर दिस मूवमेंट टर्न्ड वायलेंट। इंडियन प्रोटेस्टर्स अटैक द पुलिस स्टेशन एंड इट वाज सेट ऑन फायर। आग लगा दी उसको। काफी ब्रिटिश ऑफिशियल्स की जिंदगी चली गई, मर गए, वो जिंदा जल गए। ब्रिटिश ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, ब्रिटिश ने भी खूब मारा प्रोटेस्टर्स को, और प्रोटेस्टर्स की भी जान चली गई। उसके बाद वो पूरा एरिया मेन मार्केट के एरिया में हुआ था, ये याद रखिएगा, मेन मार्केट रीजन में हुआ था ये। मेन मार्केट ऑफ चौरी चौरा। तो जब मेन मार्केट वाले एरिया के अंदर जब वो लोगों मर गए थे, तो उन लोगों की लाशें इस तरीके से बिछी हुई थी। वैसे इस चीज की एक इमेज आपकी बुक्स में भी ऑलरेडी गिवन है, मैं आपको बता देती हूं। दिस इमेज इज गिवन, ओके, मेरे पास शायद पुराना बुक है जिसके अंदर ये चैप्टर 3 है, नेवर माइंड। तो ये आपकी बुक्स में गिवन है, जहां पर NCM का टॉपिक खत्म हो रहा है आपकी NCERT बुक्स में, वहीं पर ये इमेज गिवन है चौरी चौरा इंसिडेंट की। तो वहां पे पूरी लाशें बिछ गई थी। जाहिर सी बात है, इसके बाद गांधी जी इस मूवमेंट को कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे। ब्रिटिश अटैक द प्रोटेस्टर्स एज वेल, अल्टीमेटली लीडिंग टू द विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट, क्योंकि इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस की जान भी चली गई थी चौरी चौरा इंसिडेंट के अंदर। और वैसे भी दूसरी जगह पर भी वायलेंट हो रहा था, तो गांधी जी को डर था कि अब यहां पर इंडियंस को मार दिया है तो कहीं दूसरे एरियाज में इंडियंस और ब्रिटिश बदला की भावना से लड़ाई ना करने लग जाए। यहां पर NCM का टॉपिक हो जाता है खत्म। बट ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर में आगे दूसरे मूवमेंट्स भी पढ़ने हैं। इसके बाद गांधी जी दूसरी चीजों पर फोकस करने लगे और वो एक आइडिया ढूंढने लगे कि किस तरीके से हम कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट तो फेल हो गया। तो आगे क्या होगा, उसके लिए यू पीपल नीड टू ट्यून इन बैक ऑन दी पूजा भाटिया क्लासेस यूट्यूब चैनल, एंड फॉर द रिविजन पर्पस यू कैन ऑल्सो रेफर टू द क्वेश्चन आंसर सीरीज, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वहां से आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं।